वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आज एक विराट व्यक्तित्व की पुण्यतिथि है। आज इस संसार से वे विदा होकर के गए। मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ बहुत श्रद्धा भाव के साथ में। हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीति, भारतीय इतिहास और यहाँ के जनजीवन को, उसमें से एक नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके बारे में जीवन के पक्ष में थोड़ा सा, लेकिन उनके विचार पक्ष पर थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे। उनके जन्म, जिस तरीके से वो त्रासदी में उनका बचपन, आगे किशोर वय, पढ़ाई लिखाई, आगे चल के राजनीति में और संघ में प्रवेश, और उनके जीवन से जो कुछ वो दे सकते थे दे करके, और फिर महाप्रयाण। और महाप्रयाण जो हुआ, उनकी जो मृत्यु हुई, वो किन स्थितियों में हुई, उसकी थोड़ी चर्चा, जिसमें आज भी लोग कहते हैं कि वो स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी, वो उनकी हत्या हुई, ये आज भी माना जा रहा है। हत्या किन स्थितियों में हुई, क्या स्थितियां थी, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, पर बड़ी चर्चा उनके वैचारिक पक्ष पर होगी। वे मथुरा के पास में एक छोटी सी जगह है नगली चंद्रभान, वहाँ पर वे 25 सितंबर 1916 को मथुरा के पास में स्थान है, वहाँ पर पैदा हुए थे। उनके पिताजी भगवती प्रसाद उपाध्याय जी, माताजी राम प्यारी जी, और पिताजी जब वे 2.5 वर्ष के थे तभी संसार से वे इन्हें अकेला छोड़ के चले गए। और कुछ समय के बाद, ये जब 8 वर्ष के थे तो माताजी भी वे संसार से चली गई। इस प्रकार से माता और पिता दोनों के विहीन होकर के ये बच्चा प्रकारांतर से नाना जी के पास में राजस्थान के सीकर में कुछ शिक्षा इनकी प्राप्त हुई। फिर मैट्रिक तक वहाँ पर रहे। फिर ये कानपुर में इनका विद्या अध्ययन हुआ, आगरा में विद्या अध्ययन हुआ। लेकिन स्नातक होने के बाद में, जो स्नातकोत्तर एमए में इन्होंने प्रवेश लिया था अंग्रेजी साहित्य में, वो आगरा में फिर पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि इनकी बहन उस समय बीमार हुई और फिर वो भी चली गई। तो इस तरीके से ये एक क्रम था। ठीक इस संघर्ष के दौरान ही, जब वे लगभग 19-20 साल के थे, और इनका संपर्क 1935 में नानाजी देशमुख और उनके अन्य साथी बंधुओं से हुआ, और वे संघ के संपर्क में आए 1935 से लेकर के। और फिर वे प्रकारांतर से कुछ समय बाद प्रचारक ही बन गए। प्रचारक बन करके वे उत्तर प्रदेश जौनपुर चले गए। फिर वहाँ से वे शनै शनै जो संघ के वर्ग होते वो करते हुए 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुई, तो 3 लोग उस समय ये संस्थापक लोग थे। उसमें श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, बलराज मधोक, और तीसरे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय। ये तीनों संस्थापक सदस्य थे भारतीय, उस समय जो अभी भारतीय जनता पार्टी हुई, उस समय जनसंघ के रूप में वो पार्टी का नामकरण हुआ था। और वहाँ से फिर, क्योंकि राजनीति पर मैं जल्दी जल्दी जाऊँगा, उनके विचार पक्ष पर हम ज़्यादा बात करेंगे। तो यहाँ 1951 से लेकर के 1967 1967 तक वे उसके महासचिव रहे जनसंघ के। और फिर श्याम प्रसाद मुखर्जी को उधर कश्मीर आंदोलन में उनका उधर जाना हुआ। और आप जानते हैं श्याम प्रसाद जी की वहाँ पर दुखद मृत्यु क्या हुई। हम तो वहाँ भी कह रहे हैं कि श्याम प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई कश्मीर में। ये कश्मीर हमारा है करते हुए उनको जो आंदोलन वहाँ प्रवेश हुआ, और फिर उनको अब्दुल्ला परिवार ने उनको गिरफ्तार किया, कारावास में उनको डाला, और फिर वहीं कारावास में ही श्याम प्रसाद मुखर्जी की दुखद मृत्यु हुई। तो हम ये मानते हैं कि उनकी भी हत्या हुई। वो एक अलग प्रसंग है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो यहाँ उसके पश्चात 67 में 1967 में 1967 में उनको दिसंबर 67 में उनको जनसंघ के अध्यक्ष बनाए गए, और वे 3 महीने ही रहे। और फरवरी, ये 11 फरवरी 1968, अर्थात लगभग 2.5-3 महीने का ही कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में जनसंघ का उनका रहा होगा। और फिर वे जो उत्तर प्रदेश का एक समय, अभी तो उसका नाम ही बदल गया, लेकिन एक समय उसका जो नाम था, अब उसका नाम लेना भी मैं सोचता हूँ कि अब उस स्टेशन का नाम है
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, जो उत्तर प्रदेश का, इधर हम आगे जाते हैं तो उसको बनारस के बाद में उधर से मिलते हैं, तो वो आगे चल के उसका होता है मुगल सराय। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक मुगल शब्द भी ऐसा है कि मेरे ज़ुबान तक यहाँ आता है, यहाँ रुक जाता है, यहाँ आता रुकता है। मुगल सराय उसका पुराना नाम था, एक बार तो ले लेना ठीक है, लेकिन अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन उसको कर दिया गया, मुगल सराय का नाम बदल करके। तो अब वहाँ पर वो एक जो रेलवे यार्ड है, रेलवे का जिसको कह सकते हैं ना, रेलवे जहाँ पर अपना कुछ धुलाई वुलाई सफाई के लिए जाती है, वहाँ पर इनके शव को पाया गया था 11 फरवरी 1968 1968 को। तो वो अभी भी ये, इसके बारे में फिर आखिरी में हम बात करेंगे कि क्या क्या उस समय के बारे में कहा जा रहा है और क्या संभावना उस समय दुखद संभावना बन रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ रहे, उन्हीं के साथ में महासचिव के रूप में रहे। तो ये जो तीनों लोग थे, तीनों का एकीकरण, जो हम भारतवर्ष के उत्थान और सनातन के चिंता, इसको लेकर के चले। मैं आज के दिवस विशेष रूप से, आज चूँकि उनकी पुण्यतिथि है, 11 फरवरी का दिन है, दुखद दिन है, उनकी पुण्यतिथि है। उस विराट व्यक्तित्व जिनको आप राजनेता कह लें, समाजसेवी कह लें, उन्हें पत्रकार कह लें, उन्हें ऋषि कह लें, उन्हें तपस्वी कह लें, बहुत सारे उनके नाम हो सकते हैं। और उस पर भी ज़्यादा नहीं जा करके उनके जो बड़े विचार हैं उनकी मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। वो कहा करते थे, उनके देखिए वो दो सिद्धांतों पर भी थोड़ी देर बाद में बात करूंगा, जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती है और जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। वो है एकात्म मानववाद और दूसरा अंत्योदय। इनकी चर्चा थोड़ी बाद में करेंगे, लेकिन उनके ज़्यादा अन्य विचार जो सामान्यतः लोगों को नहीं पता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वो कहा करते थे कि शक्ति का अनर्गल व्यवहार में दुरुपयोग न हो, अर्थात हमारे पास जो शक्ति है इसको फालतू कामों में भी हम दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। कई बात चल रही, वहाँ जा करके अपने काम शुरू। वो कहते हैं कि आपके पास जो शक्ति है ये बहुत मूल्यवान है, इसका अपनी सांसों का, अपनी मेधा का, अपनी दृष्टि का, अपने श्रवण का, अर्थात ये जो पांचों इंद्रियां हैं, इन सब का सदुपयोग करो, इनका अनर्गल दुरुपयोग मत करो। तो ये उनका एक बड़ा एक महात्मा जैसा संदेश देता है। वो बोला कि शक्ति का दुरुपयोग मत करो, अनर्गल दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो उसका। दूसरा वो कहते हैं, वो कहा करते थे कि रिलीजन जो अंग्रेजी का शब्द है उसका सही अनुवाद धर्म नहीं है। धर्म तो बहुत व्यापक है, हाँ। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा न सम नहीं अधिमाई, तुलसी बोलते हैं ना। तो धर्म तो बहुत व्यापक, धर्म और रिलीजन, बिल्कुल रिलीजन का पर्यायवाची पंथ हो सकता है, संप्रदाय हो सकता है। तो ये एक बड़ी बात थी और ये पहली बार किसी ने इसकी ओर संकेत किया था, इंडिकेट किया था। फिर वो कहते हैं कि व्यक्ति को नहीं पार्टी को वोट दीजिए। बहुत अच्छी बात। ये जो व्यक्तिवादी पार्टियां बन गई ना, उसके लिए ये मैं सोचता हूँ कि बहुत सटीक बात। व्यक्ति को नहीं पार्टी को वोट दीजिए। फलाने मुलायम सिंह जी की पार्टी, वो लालू जी की पार्टी, वो पटनायक जी की पार्टी, वो साउथ की ये फलाने व्यक्ति की पार्टी ना। व्यक्ति को नहीं पार्टी को वोट दीजिए, और पार्टी को भी नहीं उसके सिद्धांत को वोट दीजिए। सिद्धांत क्या है आखिर ये पार्टी किस सिद्धांत पर केंद्रित है, उसको ध्यान पर रखते हुए। इसी भारतीय जनता पार्टी जो इतने वर्षों के पश्चात एकदम से वेगवती होकर बढ़ी है कि अब जाकर लोगों को समझ में आया कि इसका सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत है राष्ट्रवाद, इसका सिद्धांत है सनातन का संरक्षण और सनातन का उत्थान। तो अब जाकर के ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है और दोनों संसार को बचाने वाले भी है। ये लोगों को समझ में आया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। एक वो बोला करते थे कि बिना राष्ट्रीय पहचान के स्वतंत्रता की कल्पना ही व्यर्थ है। स्वतंत्रता तो ले ली, लेकिन जो राष्ट्रीय भाव है, राष्ट्रीय पहचान अपनी, मैं भारत का नागरिक हूँ, ये देश मेरा है, ये भाव आए बिना ही स्वतंत्रता अगर मिल गई तो ऐसी स्वतंत्रता किसी काम की नहीं।
और उसी के कारण से ये जो बहुत सारे हम देखते हैं ना आंदोलन, उसी का दुर्भाग्य है। फिर वो कहते हैं राजनीति पर एक और जगह वो कटु होकर के बोलते हैं और सत्य कहते थे। वो कहते हैं अवसरवाद से राजनीति के प्रति लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। ये अवसर देख रहे ना, ये देखो 54 साल पहले बोला था पंडित उपाध्याय जी ने, लेकिन आज भी अवसरवाद से राजनीति के प्रति लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। अर्थात इस पार्टी में आए, उस पार्टी में गए, पार्टी से कोई मतलब नहीं, जनता से वादे क्या किए। अभी देखा हमने केजरीवाल का, यही अवसरवादी था। क्या लेकर के राजनीति में आए थे और तुम क्या करने लगे, और फिर परिणाम तो खैर उसका दुखद होता ही है। तो जनता का विश्वास खत्म होता जाता है। ये दिल्ली का जो अभी परिणाम आया, ये साफ हमें दिखाई दे रहा है। फिर ये वापस फिर एक और उसी के साथ जोड़ के कहते हैं कि अवसरवादियों ने राजनीति में लोगों के विश्वास को हिला दिया है। बिल्कुल वही बात, अवसरवादियों ने राजनीति के प्रति लोगों के विश्वास को हिला दिया है। ये फिर केजरीवाल को देख रहे हैं हम, ये फिर हम कांग्रेस को भी देख रहे हैं, ये फिर हम देख रहे हैं पंजाब में जो अकाली दल नाम का एक दल आया था, क्या किया। तो जहाँ पर ये देख रहे हैं हम महाराष्ट्र में उद्धव जो ठाकरे परिवार ने, कहाँ थे पूजनी बाल ठाकरे जी, और कहाँ उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया। खैर अब आगे ज़्यादा नहीं जाते। तो अवसरवादियों ने राजनीति में लोगों के विश्वास को हिला दिया है। बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, पंजाब में भी देखा हमने। फिर वो आगे कहते हैं एक जगह पर कि शिक्षा एक निवेश है। शिक्षा एक आपने इन्वेस्टमेंट किया, शिक्षा निवेश है जिसमें व्यक्ति जो बनता है वो वापस समाज की सेवा करता है। बहुत अद्भुत विचार है। शिक्षा इसलिए नहीं कि मैं पढ़ करके और ये पैकेज के इतना काम करूंगा, मैं फलाना करूंगा, ये मैं खुद का निर्माण करूंगा, ये नहीं। शिक्षा ग्रहण करके व्यक्ति फिर समाज का ही निर्माण करता है, राष्ट्र का ही निर्माण करता है। ये भाव शिक्षा के, तो शिक्षा खर्च नहीं है, एक निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। ये एक्सपेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, और इसका इस रूप में होना चाहिए। वो कहते हैं कि अंत्योदय ही शासन का लक्ष्य होना चाहिए, सरकार का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि जो उद्योगपति है, जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, बहुत जिनके पास खूब पूंजी धन दौलत पहले से, उनको और बढ़ाएं। बल्कि उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उनका उद्देश्य होना चाहिए अबल को सबल बनाए। जो अंत में खड़ा है उसका उदय करें, जो पंक्ति में आखिर में खड़ा है, जो अपना अधिकार तक मांगना का साहस नहीं कर पा रहा है, उसका उदय करें, उसको शक्ति दें, उसका उत्थान करें। ये सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। फिर वो कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। बहुत खतरनाक वाला, इंदिरा गांधी ने सत्ता का केंद्रीकरण कर लिया। मैं ही करूँगा, जो कुछ करूँगा, दूसरा कोई करेगा नहीं। दूसरा कोई करेगा तो उसको पार्टी से बाहर, या उसको मैं टारगेट बना लूँगा या बना लूँगी। ये जो तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, एकत्रीकरण नहीं होना चाहिए शक्ति का। सत्ता से मतलब शक्ति भी हो गया। सत्ता, लोकतंत्र में जो सत्ता प्राप्त होती है, उस सत्ता में जो शक्ति आ जाती है, वो शक्ति का एकत्रीकरण नहीं होना चाहिए, एक जगह नहीं होना चाहिए, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सामूहिकता होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसका पतन होता है। फिर वो कहते हैं शिक्षा समाज का कार्य है, सरकार का कार्य नहीं। बहुत बड़ी बात, आज से 54-55 साल पता है, उस समय उन्होंने बोल दिया था। क्योंकि आज़ादी के बाद सरकार का काम हो गया शिक्षा देना। जितने मंत्री बने केंद्र के मुस्लिम थे, आप हम सब जानते हैं, नाम बताने फिर समय खर्च होगा। तो क्या हुआ कि अकबर महान पढ़ते रहे, और महाराणा प्रताप तो हल्दी घाटी के अंदर ही रह करके वहीं कहीं खेल खत्म हो गया उनका, एक तरीके से, इस तरीके से बताया गया। या मजबूरी में कभी कहा तो थोड़ा बहुत पढ़ा दिया महाराणा प्रताप जी को भी, शिवाजी महाराज जी को भी। लेकिन सब मुगल महान थे, अकबर महान थे, ये हमको पढ़ा करके और हमारी पूरी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जानकारी उसी को नष्ट कर दिया। तो इसलिए समाज का कार्य होना चाहिए शिक्षा देना, सरकार का कार्य नहीं। न सरकार स्कूल खोले, कॉलेज खोले, न सरकार शिक्षक नियुक्त करे, न पाठ्यक्रम नियुक्त करे, न पढ़ाने का सारा सिस्टम करे। इनका कार्य मॉनिटरिंग हो सकता है, लेकिन ये कार्य समाज के हाथ में हो, ये उनका दृढ़ मत था इस संदर्भ में। फिर वो कहते हैं कि एक और बहुत खतरनाक बात बोले कि सरकार का कार्य बिजनेस करना नहीं, शासन का कार्य व्यापार करना नहीं। क्योंकि अगर ये उनके हाथ में रहा तो फिर व्यापारी के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए।
अगर व्यापारी के हाथ में सत्ता है तो वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि मैं ये नीति बनाऊं जिससे मेरा व्यापार को ज़्यादा फायदा मिले, मेरे रिश्तेदारों को ज़्यादा फायदा मिले, मेरे फलाने फलाने बिजनेस को बहुत इससे इससे वो बूस्टअप हो जाएगा, फायदा मिलेगा। इसलिए वो फिर उस राज्य की या राष्ट्र की चिंता किए बिना वो अपने और अपने व्यापार की चिंता पहले करेगा नीति बनाते समय। इसलिए व्यापारी के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए, और सत्ता या शासन का कार्य व्यापार करना नहीं है। ये शराब की दुकानें, बोले शासकीय शराब दुकान शासकीय शराब दुकान, तो अजीब, तो इनके खिलाफ वो रहे। उन्होंने कहा कि शासन का कार्य व्यापार नहीं है और व्यापारी के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए। ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का विचार था। वो और दृढ़ मत होके बोला करते थे कि कुछ चीज़ों में मैं अब आखिरी में, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, अंत्योदय के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया। एकात्म मानवतावाद, लोकमत परिष्कार पर थोड़ी बात कर ले। लोकमत परिष्कार क्या? वो कहते हैं लोकमत परिष्कार होना चाहिए। सत्ता का जो आधार है वो लोकमत परिष्कार हो। लोकमत परिष्कार क्या? वही जो नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 10-11 साल से कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये ही लोकमत परिष्कार है। सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही भाव, यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। तो ये इस भाव से लोकमत परिष्कार हो। और वो कहते हैं कि भारत की समस्याओं की जड़ क्या है? भारत की समस्याओं की जड़ है कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा। हम भारतीय हैं ये गर्व करने का भाव ही हमारे अंदर नहीं है, बल्कि बहुत समय तक तो हम इसी पर चुटकुले सुना करते थे और हा ही किया करते थे। तो अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की सब समस्याओं की जड़ है। तो अपने देश का, मैं भारतीय हूँ, मेरा देश मेरी पहचान है, ये भाव से ही राष्ट्र का विकास होता है। एक चीनी लड़के ने एक डीप सीक नाम की एक AI एप्लीकेशन बना दी, पूरी दुनिया में तहलका मच गया। उसका भाव क्या था? उस लड़के का, पेंगुइन का भाव ये था कि मेरा देश कब तक अमेरिका का पिछलग्गू बना रहेगा, कब तक वो AI के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में हम उसी के टकटकी लगा के अमेरिका US की तरफ देखेंगे। मैं करूँगा, उसके लिए बहुत सारी समस्याएं उसने झेली, लेकिन पुराने कंप्यूटर के चिप्स के माध्यम से उसने AI का एक ऐसा नया डीप सीक नाम का एप्लीकेशन बना दी कि सारी दुनिया हिल करके रह गई। तो आशा ही देश का भाव था ना, मेरा देश मेरा चीन। तो ऐसे भारत का भाव, भारत के प्रति भी यहाँ तो ये ना देश तेरे टुकड़े होंगे वारे नालायकों, हाँ, इस देश के टुकड़े करने पे तुम, और फिर भी यहाँ तुम जीवित घूम रहे हो, ये दुखद बात है ना। तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और इनके घर मेरे मुंह से कुछ निकलेगा भी। तो ये तो राष्ट्रीय पहचान के प्रति गर्व की अनुभूति का न होना इस राष्ट्र की समस्याओं की जड़ है, ये पंडित जी बोल रहे थे। और साथ ही मैं आखिर में ये एकात्म मानववाद पर बता देना चाह रहा हूँ। एकात्म मानववाद क्या? एकात्म मानववाद है हमारी, बहुत संक्षिप्त में समझाऊंगा क्योंकि ये तो 2 घंटा बोले तब भी कम है, लेकिन मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों को से ये पुतला बना है ना, 5 इंद्रियों का पुतला। और इस पुतले का अंततोगत्वा लक्ष्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अध्यात्म हमारा बोलता है कि सबसे पहले इस शरीर से हम धर्म का कार्य करें, फिर उससे अर्थ का उपार्जन करें, धार्मिक तरीके से अर्थ का उपार्जन करें, और परिवार भी बसाना पड़ेगा एक उम्र के पश्चात, तो वहाँ काम की भी आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो उससे संतति प्राप्त होगी। तो और फिर उससे अंततोगत्वा सारे कार्य अच्छे करके फिर, और इस राष्ट्र का और समाज का और अपने परिवार का सबका उन्नयन करके, और हम अंततोगत्वा जो हमारा बालाश्रम है, किशोर वय है, संन्यास में चले गए और मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये है। तो एकात्म मानवतावाद, हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, इन 5ओं का समन्वय इस तरीके से किया जाए कि समाज का, राष्ट्र का अधिकतम लाभ हो और सदुपयोग हो, यानी 5 इंद्रियों का सदुपयोग हो, और 5 इंद्रियों का सदुपयोग करते हुए मानव का सदुपयोग हो।
और मानव के सदुपयोग के माध्यम से पांचों इंद्रियों का भी समन्वय हो। ये एकात्म मानवतावाद है, जिसमें एक अच्छा मनुष्य बनाने की संरचना, एक अच्छे मनुष्य की संरचना की गई है। ये एकात्म मानवतावाद है, जिसके बारे में ये भारत की पहचान है। ये वामपंथ और जो दक्षिण पंथ है, दोनों से अलग इस भाव को दिया गया है। तो एक अद्भुत विचार है, और मैं सोचता हूँ कि आज उस महामना का, आज उस विराट व्यक्तित्व का हम पुनः स्मरण करें, और उनके बताए हुए सिद्धांतों पर जो संघ और से अनुप्राणित होकर के भारतीय जनता पार्टी में आए और मरते दम तक राष्ट्र की सेवा करते रहे। वे मैं इस पर एक अलग एपिसोड अवश्य बनाना चाहूँगा, जिसमें वे जब उनकी मृत्यु हुई 11 फरवरी 1968 को, 1968 को, तो मुगल सराय के स्टेशन के उस यार्ड में जहाँ ट्रेनों को बाद में खड़ी की जाती, खाली करने के बाद में, उसमें एक डिब्बे में वे मिले थे। उस डिब्बे को काट करके वहाँ से डिब्बा बदलता है, और उनके पास में जेब में उस समय कहा, ये बहुत सारे आयोग बने, बहुत सारी जांचें हुई, लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं रहा। अंततोगत्वा ये मानते हैं कि उनको तो किन्हीं लोगों ने लूट के उद्देश्य से उनको मारा होगा, और लूट के उद्देश्य से मारा होगा तो संदेह ये आता है कि उनके हाथ में घड़ी कैसे बची रह गई। वे उनके जेब में 26 रुपये उस समय तक, क्यों 26 रुपये उस समय बहुत बड़ी बात थी। उस समय वो 1-2 लाख रुपए के बराबर कह सकते हैं आप। तो ये सब कैसे था, इसलिए ये अभी भी जांच का विषय है, और अभी भी हम तह तक कोई सरकार पहुंची नहीं है। अटल जी के समय पर भी आयोग बना, उससे पहले भी बना, सब कुछ रहा, लेकिन क्या हुआ ये अभी भी संशय। मुझे तो लगता है मोदी सरकार से भी हम फिर एक अपेक्षा करेंगे कि उसको पुनर्जांच करके, और ये पता लगेगा आखिर उनकी मृत्यु का कारण क्या था। हत्या हुई ये भी सही है, लेकिन हत्या किसने की, ये दुख तो है ना। हमारे महापुरुष थे वो, हमारे पितृपुरुष थे वो, इस राष्ट्र के भी पितृपुरुष थे वो। जो इस राष्ट्र की चिंता करता है वो इस राष्ट्र का पितृपुरुष है। इसलिए उनके बारे में जांच होनी चाहिए, और इस महान आत्मा को आज के दिवस में हम शत शत नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान वे जहाँ पर भी हैं वे हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहें, इस राष्ट्र का उत्थान हो, जो उनका लक्ष्य भी था, उनका सपना भी था, और यही हो रहा है नरेंद्र मोदी के इस शासनकाल में। ये भारत का जो पुनरुत्थान काल है, एक तरीके से असल आज़ादी मिली है। हम जानते हैं 26 मई 2014 को, कटु सत्य बोल रहा हूँ, मोदी सरकार की शपथ के बाद में, उसके बाद में सरकार ने जो एक भारत का रोड मैप रखा है, और 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का सपना रखा है, यही सपना है जो कहीं हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का था। उनको शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। भारत माता की जय।